हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। तो आखिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में होता क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पूरी जानकारी हम लेंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। और आपसे लाइव क्लासेस के बारे में मैंने पूछा था कि अगर आपको लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने सूटेबल टाइम को, ताकि एक कॉमन टाइम पे हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें जिससे बहुतों को फ़ायदा हो सके। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। नाउ सी, अगर हम ट्रांसलेशन को देखें तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था इन जनरल कि डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस हुई, यानी कि मैसेंजर आरएनए बना, और अब इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। हमने ट्रांसक्रिप्शन में तो जिक्र किया था कि सिर्फ एमआरएनए ही नहीं बल्कि किसी भी तरह का आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ डीएनए से डीएनए बना, इसको आपने बोला कि ये रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि डीएनए का रेप्लिका तैयार हुआ, कॉपी तैयार हुई। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, चूंकि मुझे यहाँ प्रोटीन बनाना है तो हम यहाँ एमआरएनए बनाएंगे। सो डीएनए देन एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, और फिर जाकर प्रोटीन बनने की प्रोसेस होगी जिसे आप कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ लिया है। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस ट्रांसलेशन को लेकर। सबसे पहली चीज़ कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, और ट्रांसलेशन से इससे हम डिफाइन क्या कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन को हम डिफाइन इससे ये कर सकते हैं कि इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन present on mRNA, present on messenger RNA in the form of amino acids, in the form of amino acids, amino acids। इस एमाइनो एसिड्स को आप पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कहते हैं ये भी बता रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर इस पूरे डिफिनीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एमआरएनए है। अब एमआरएनए के ऊपर अगर हम देखें तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोड लेकर आया हुआ है, तो इसके पास तो ये जेनेटिक कोडोन्स के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो जेनेटिक कोड के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको अब ये 3 को लेकर एक अमाइनो एसिड बनाएगा। इन 3 को, क्योंकि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, है ना? ये दूसरा अमाइनो एसिड, फिर ये तीसरा अमाइनो एसिड। तो ये जो अमाइनो एसिड सपोज़ ये 1 है, अमाइनो एसिड 2 हुआ, ये अमाइनो एसिड 3rd है ना? तो इनके बीच में क्या होगी? ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। चूँकि बहुत सारी पेप्टाइड बन रही है, इसलिए हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड कि ये चेन बन गई, इसलिए हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आई थिंक आपको डिफिनीशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि डिफिनीशन इसका ऐसा क्यों है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के लोकेशन की। तो ट्रांसलेशन की डिफिनीशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, इसके डिफिनीशन की जस्टिफिकेशन क्या है, ये सब हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। हमने एक-एक प्रोसेस को डिस्कस किया है कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है। तो हम यहाँ पर ट्रांसलेशन की भी बात करेंगे कि ट्रांसलेशन का लोकेशन क्या है। तो अगर हम ट्रांसलेशन की लोकेशन की बात करें तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, यूकैरियोट्स हों, दोनों में ही ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होगी वो होगी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज़, इसके अलावा हमने 2 ऑर्गेनेलीज़ और देखे थे। एक देखा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक देखा था हमने क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास क्या है? इनका खुद का डीएनए है।
तो इनके पास इनका खुद का डीएनए है, दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक? तो इनकी प्रोटीन सिंथेसिस भी इनकी होगी कहाँ? तो इनकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है इनके मैट्रिक्स में और इनकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी इनके स्ट्रोमा वाले रीजन में, स्ट्रोमा में, ठीक? ये पॉइंट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये कि आखिर हम माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं इसे ऑटोनोमस नहीं, बल्कि हम इसे कहते हैं हाफ ऑटोनोमस, यानी कि सेमी ऑटोनोमस। ऐसा इसलिए कि आपने देखा था कि न्यूक्लियस के पास इस खुद का डीएनए होता है जो कि पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। तो अगर हम बात करें कि अगर एक सेल है, अगर एक ये मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, तो इस सेल का यहाँ पर है ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर पोर, इसके पास तो डीएनए है ही। अच्छा, ये था क्लोरोप्लास्ट, सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है ना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रैनम है, ये हम क्लोरोप्लास्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस में। और सपोज कीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जहाँ इसकी इनफोल्डिंग्स है, ठीक है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट हूँ, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास खुद का डीएनए तो है। इसका मतलब क्या, इनको बाहर से प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनके मेम्ब्रेन में आपने देखा होगा पोरीन्स होते हैं, तो इनको अपना इनका प्रोटीन की सिंथेसिस इनका चलता है इनके मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में, ठीक है, लेकिन इनको बाहर से भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसी की वजह से हम बोलते हैं कि दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो आई थिंक इनके नाम के पीछे की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि इनको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन को लेकर कि ट्रांसलेशन में कितने टाइप के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ आरएनए, रिक्वायरमेंट ऑफ आरएनए इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में कितने तरह की आरएनए की जरूरत होती है और क्यों होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे 3 टाइप्स के आरएनए की जरूरत पड़ेगी। किस किस की? 3 टाइप्स के आरएनए की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी एंड क्यों पड़ेगी? देखिए, सबसे पहला आपको आरएनए की जरूरत पड़ेगी, वो है आपका मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए बनकर आया है डीएनए से, है ना। इस मैसेंजर आरएनए की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी राइबोसोमल आरएनए की, आरआरएनए की। फिर आपको जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर आरएनए की, टीआरएनए की। यानी कि यही वो 3 तरह के आरएनए हैं जिनकी जरूरत आपको ट्रांसलेशन में पड़ने वाली है, ठीक है। क्या करते हैं तीनों? अगर हम एमआरएनए की बात करें तो इसके पास क्या है? इसके पास तो इंफॉर्मेशन है ना। तो एमआरएनए हैव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसके लिए? इंफॉर्मेशन, हैव इंफॉर्मेशन फॉर दी पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड किस टाइप के बनेंगे, किस टाइप की अमाइनो एसिड सिंथेसिस होगी, उसके लिए इंफॉर्मेशन किसके पास है? वो है मैं एमआरएनए के पास। बहुत बढ़िया। टीआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आया है, ठीक है। तो टीआरएनए सॉरी आपका आरआरएनए, आरआरएनए क्या करेगा? राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए क्या करता है? ये पॉलीपेप्टाइड, हेल्प्स इन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है? आरआरएनए हेल्प्स in peptide bond formation, peptide bond formation, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में आरआरएनए काम करता है। जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए आया, एमआरएनए के पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। ये एमआरएनए है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये एमाइनो एसिड किस तरह के बनेंगे, ये इंफॉर्मेशन तो एमआरएनए के पास ही है। अब ये जो एमआरएनए के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ये एक अमाइनो एसिड ऐसे इंफॉर्मेशन है, ये बन गया अमाइनो एसिड। अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? आरआरएनए बनाएगा,
ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा आरआरएनए, और इसीलिए ये क्या बन जाएंगे लास्ट में चल के, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब टीआरएनए का रोल, कि टीआरएनए का क्या काम है, अगर हम टीआरएनए के रोल को देखें तो टीआरएनए क्या करता है, यही तो टीआरएनए ही तो ट्रांसफर करता है। सो टीआरएनए क्या करेगा, ये एमआरएनए के कोड को रीड करता है, इस एमआरएनए के कोड पर क्या है इसको रीड करेगा, और इसके रिस्पेक्टिव एमाइनो एसिड लाकर ये देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट रीड्स द कोड्स, ठीक है, कहाँ पर, प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एमाइनो एसिड को लेकर आएगा किसके पास, राइबोसोम के पास, एंड ब्रिंग्स एमाइनो एसिड या रिस्पेक्टिव एमाइनो एसिड जो चाहिए, एमाइनो एसिड कहाँ पर, टू राइबोसोम्स या राइबोसोम। ठीक है, अभी यहाँ लिख लीजिए, अभी ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलेगी तो हम वहाँ पर हमें और भी चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम स्टेप की बात करने वाले हैं। ठीक है, कि स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या क्या होता है। अगर हम स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें, स्टेप्स इन ट्रांसलेशन की, तो मेनली 3 स्टेप्स होते हैं स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। तो मेनली आप 3 स्टेप की बात करेंगे, 3 स्टेप्स की आप बात करेंगे। कौन कौन सी, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टार्ट करना। सेकेंड स्टेप, इसे आप कहते हैं इलोंगेशन। थर्ड स्टेप, इसको बोल देंगे आप कि इनिशिएट हो गया, इलोंगेट हो गया, इनिशिएशन इलोंगेशन हो गया। अब क्या होगा, कोई भी चीज़ टर्मिनेट करेगी तो इसे आप कहेंगे टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। सो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 इसके मेन स्टेप्स हैं। अब इनिशिएशन में एक्चुअली होता क्या है, इनिशिएशन में अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात करें, इनिशिएशन, देखिए आपके पास एमआरएनए बनकर आ चुका है साइटोप्लाज्म में। ठीक, ये है एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के ऊपर 5' लगा दीजिए। ठीक है, अब इस एमआरएनए के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होंगे कि राइबोसोम्स लगेंगे। ठीक, राइबोसोम्स, कौन से राइबोसोम लगेंगे, राइबोसोम अगर हम बात करें तो उसके स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स थे। ठीक, तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें एंड यूकैरियोट की बात करें, तो प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट में 80s। इसमें स्मॉलर और लार्जर की बात करें तो 50 एंड 30s, और यहाँ पर 60 एंड 40s। ठीक, आपको ध्यान देना है इन स्मॉलर सब यूनिट पर, किस पर, स्मॉलर सब यूनिट पर, आपको ध्यान देना है स्मॉलर सब यूनिट पर। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट पर। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, आपको स्मॉलर सब यूनिट पर, यानी कि स्मॉलर सब यूनिट ही आकर एमआरएनए से सबसे पहले लगेगा। अब डिपेंड करता है कि प्रो है या यू है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे कि 30s या 40s। लेकिन आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि आखिर इस इनिशिएशन के पहले होता क्या है। और जब ये एमआरएनए से स्मॉल राइबोसोम लग रहा होता है, उस वक्त टीआरएनए क्या कर रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ आप बहुत अच्छे से समझें। सबसे पहली चीज़ जो होगी आपकी इनिशिएशन के साथ साथ, वो होती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या है, टीआरएनए को का चार्ज होना, इसका मतलब क्या है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का सिंपल मतलब है कि इस टीआरएनए के साथ आपने पढ़ा था कि ये है इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कि टीआरएनए सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक, ये है सपोज इसकी थर्ड डैश एंड, जहाँ पर इसके साथ ओ एच थे। ठीक है,
और इसके साथ क्या है 5'। अच्छा, अब इसके पास सपोज ये स्टार्ट कोडोन है आपका AUG, ये है mRNA, और यहाँ पर इसके पास है AUG। mRNA के ऊपर अगर AUG है, इसका मतलब इसको मिथ्योनिन बनाना चाहिए। इसको क्या बनाना चाहिए? मिथ्योनिन नाम का एमाइनो एसिड इसको बनाना चाहिए। कौन मिथ्योनिन लेकर आएगा? मिथ्योनिन लेकर कौन आएगा? तो ये आएगा, यानी कि मिथ्योनिन कहाँ आएगा? मिथ्योनिन यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ पर मिथ्योनिन आएगा। ठीक है, अब ये मिथ्योनिन आएगा यहाँ पर, ये किस बात से तय होगा? ये इस बात से तय होगा कि AUG पर ये एंटी कोडोन क्या है, इसके पास UAC होना चाहिए, क्योंकि AUG का कॉम्प्लीमेंट्री UAC है। यही कॉम्प्लीमेंट्री ये बताता है कि अच्छा मैं AUG का कॉम्प्लीमेंट्री हूँ, AUG के अकॉर्डिंग मुझे अमाइनो एसिड लाकर अपने यहाँ 3rd प्राइम पर लाकर रखना है। तो जैसे ही यहाँ एमाइनो एसिड आकर, एडिशन ऑफ एमाइनो एसिड, यानी कि हम डिफिनेशन क्या देंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब हुआ एडिशन ऑफ एमाइनो एसिड टू स्पेसिफिक टीआरएनए, स्पेसिफिक टीआरएनए। और यही स्पेसिफिक के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड लिया गया है जिसे आप कहते हैं कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब हुआ स्पेसिफिक। चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक पर, ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA। भाई mRNA पर जैसा कोड होगा वैसा ही तो आपको पॉलीपेप्टाइड की चेन बनानी है, अपनी मर्जी से आप नहीं बना सकते। अगर पहले है कि मिथ्योनिन बनेगा, तो मिथ्योनिन के लिए AUG अगर है तो पहले मिथ्योनिन ही बनेगा। फिर मान लीजिए UUU है तो इसके लिए फिनाइल एलानिन आएगा, तो फिनाइल एलानिन ही आएगा। अब ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी तरह इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। The amino acids are joined by a bond which is known as peptide bond. Important. Formation of a peptide bond requires energy. ये एक energy requiring process है। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA। ये देखिए cognate word, यहाँ देख पा रहे हैं आप? cognate का मतलब होता है with their specific tRNA। वो अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से ही लगेगा। अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, और एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब ये होता क्या है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब ये आप समझ गए, और इसका होता क्या है? यानी कि इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली प्रोसेस है, रिक्वायर्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या एनर्जी इज रिलीज्ड और एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो आप कहेंगे एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि ये था एक टीआरएनए। ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये है एक टीआरएनए। ठीक, इस टीआरएनए यानी कि ये क्या है? एक टीआरएनए है। ठीक है, इसके साथ आपने कहा अब इसके 3rd एंड पर तो OH है। ठीक है, इसके 3rd डैश पर OH है, बढ़िया। आपने कहा कि एक अमाइनो एसिड आकर इसके साथ लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड में ये ग्रुप है CH, और एक तरफ क्योंकि आपने अमाइनो तो अमाइनो ग्रुप, एसिड तो COOH ग्रुप, ये तो फिक्स होगा। लेकिन किस तरह का अमाइनो एसिड है ये डिपेंड करता है इस R के ऊपर, कि R कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड कैसा है। यानी कि आपने ये एक नॉर्मल अमाइनो एसिड लेकर आ गए। अब अगर आप देखें तो इनके बीच में यहाँ पर इस जगह पर ये क्या है? OH, और ये क्या है? एसिड। एसिड अपना H देगा। यहाँ पर क्या होगा? ये अल्कोहल है और ये एसिड है। अल्कोहल का OH और एसिड का H आएगा, और यहाँ पर यानी कि अल्कोहल ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का क्या है? अल्कोहल पार्ट, अल्कोहल ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का। और ये H किसका है? H ऑफ एसिड। ये दोनों मिलकर
बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि यहाँ से वाटर रिलीज होगी, तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और ये एक बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड या ईस्टरिफिकेशन कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड होगा। ठीक, और ये जब बन जाएगा तब हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर इस अब टीआरएनए, ये टीआरएनए जिसके साथ एमाइनो एसिड आ चुका है ईस्टर बॉन्ड के साथ और जिसके साथ वाटर रिलीज हुआ है, इसको आप कहेंगे कि अब ये टीआरएनए कैसा हो गया, एमाइनो एसाइल टीआरएनए। एमाइनो एसाइल टीआरएनए, यानी ऐसे टीआरएनए को आप कब कह देंगे, एमाइनो एसाइल टीआरएनए। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि एमाइनो एसाइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब ऐसे ही टीआरएनए जिनके साथ क्या है, एसिड्स आ चुके हैं, यानी कि सपोज कीजिए ये एक टीआरएनए था, ये एक टीआरएनए है, ठीक है, तो इनके साथ ये एमाइनो एसिड आ चुका है, ठीक, इसके थर्ड डैश एंड पर। ठीक है, तो अब ये इस टीआरएनए को आप क्या कहेंगे कि ये टीआरएनए चार्ज टीआरएनए हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ही टीआरएनए, बहुत सारे टीआरएनए चार्ज होकर ये अपना रिस्पेक्टिव एमाइनो एसिड लेकर, है ना, ये डिफरेंट, ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में तैयार रहते हैं, है ना, डिपेंड करता है जैसे ही एमआरएनए आते हैं वैसे ही। अब हम बात कर रहे थे इनिशिएशन को लेकर, तो आई थिंक आपको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इनिशिएशन में, आपने क्या देखा कि इनिशिएशन में क्या हुआ, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये 5 डैश, ये आपका एमआरएनए है, ठीक है, ये क्या है, एमआरएनए है, ये एक एमआरएनए है, ठीक है। अब इस एमआरएनए पर ये 5 डैश है, ये थर्ड डैश है। अब एमआरएनए जैसे ही आया, अब क्या आएगा, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। अब आप लगा लें, अगर प्रोकैरियोट है तो 30s, यूकैरियोट है तो 40s स्मॉलर सब यूनिट आएगा। अब स्मॉलर सब यूनिट क्या है, वो राइबोसोम का, ये आकर लग जाएगा ऐसे। मान लीजिए हमने सब स्मॉलर सब यूनिट के लिए येलो कलर से डिनोट किया, ये रहा स्मॉलर सब यूनिट। अब ये क्या है, मान लीजिए 30s है या 40s है, डिपेंड करता है यू है या प्रोकैरियोटिक है ना। ये किस केस में होगा, प्रोकैरियोटिक के केस में, ये यूकैरियोटिक के केस में। ठीक है, किसका, राइबोसोम का, राइबोसोम का। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अब आएगा चार्ज टीआरएनए। अब क्या आएगा, चार्ज टीआरएनए। नाउ चार्ज टीआरएनए विल कम। तो अब जैसे ही इस एमआरएनए पर, इस एमआरएनए के ऊपर ये 5 डैश है, थर्ड डैश है और ये एमआरएनए है, ठीक है। अब इस एमआरएनए के ऊपर जैसे ही ये राइबोसोम लग गए, ठीक है, अब ये राइबोसोम के लगने के बाद, यानी राइबोसोम का कौन सा यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट लग गया, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर AUG होगा, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट कोडोन जो भी हैं वो। अब AUG के लिए यहाँ पर अब क्या लगेगा, अब टीआरएनए आएंगे और यहाँ पर अब लार्जर सब यूनिट भी आ जाएंगे राइबोसोम के। तो अब यहाँ पर आ जाएगा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक, और यहाँ पर आएगा टीआरएनए। टीआरएनए कौन सा आएगा, ये आपको पता होगा कि अब टीआरएनए यहाँ पर कौन आएगा। ये टीआरएनए वही आएगा जो इस AUG के लिए चाहिए, यानी कि मिथ्योनिन लेकर, ठीक है, यहाँ पर। और ये क्या है, ये आपका अगर प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं तो 50s, अगर आप यूकैरियोटिक कह रहे हैं तो 60s, यानी कि लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, ठीक है। अब ये कहानी हो गई आपकी, इतना हो गया, इसका मतलब आपने ये कहा कि इनिशिएशन मेरा हो गया, यानी कि क्या हो गया, इनिशिएशन, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो था आपका ट्रांसलेशन का, इनिशिएशन हो गया, ठीक। तो इनिशिएशन से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने को मिला। क्या, सबसे पहले आपने इनिशिएशन में ये देखा कि इनिशिएशन में कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, नो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्या इनिशिएशन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, आप कहेंगे नहीं, ठीक। क्या आया है, तो सिर्फ इनिशिएशन स्टेप में सिर्फ चार्ज टीआरएनए आया है, कहाँ पर, तो पी साइट पर।
ये जहाँ AUG जहाँ स्टार्टिंग कोडोन होता है इसे आप कहते हैं पी साइट, पी साइट। और इस वाले जगह को आप कहते हैं ए साइट, ए साइट। क्यों इसका पी साइट एंड क्यों इसका ए साइट नाम है? पी साइट इसलिए क्योंकि यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ए साइट इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पहला टीआरएनए ही सिर्फ पी साइट पर आएगा, बाकी के सारे टीआरएनए सिर्फ ए साइट पर ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्योंकि ए साइट एमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट है। ये ए साइट क्यों बोलते हैं हम यहाँ पर? ए साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट है। जितने भी टीआरएनए थे जो चार्ज्ड हुए थे, जिनको आप एमाइनो एसाइल टीआरएनए कहते थे, वो सब इसी साइट पर आएंगे। इकलौता एक स्टार्टिंग का है जो एयूजी के साथ जगह पर आएगा, टीआरएनए जो मिथ्योनिन को लेकर आ रहा है, इकलौता वही टीआरएनए सिर्फ पी साइट पर आएगा, बाकी जितने हैं वो सब ए साइट पर आएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं एमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट, ए साइट का नाम है। ठीक है, एमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट, टीआरएनए साइट। तो आई थिंक आपको ये पी साइट और ए साइट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपने बोला कि इनिशिएशन में कोई भी, इनिशिएशन की बात आप लिख रहे हैं, किसकी बात लिख रहे हैं? इनिशिएशन में, इनिशिएशन में कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा, सारे टीआरएनए, ऑल टीआरएनए विल कम एट पी साइट। ठीक है, सारे टीआरएनए कहाँ आएंगे? पी साइट पर, खाली एक स्टार्टिंग वाले को छोड़कर सिर्फ स्टार्टिंग वाला आएगा पी साइट पर। ठीक, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो पी साइट और ए साइट आप बोलते हो, पी साइट एंड ए साइट्स जो आप कहते हैं, ये आपको दिख रहा है ना कि स्मॉलर में है। एक्चुअली ये स्मॉलर में नहीं होता, ये होता है लार्जर सब यूनिट में, आर ऑन लार्जर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में होता है। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, if two such charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them takes place. ठीक है, the presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation, ये हम जिक्र करेंगे। The cellular factory responsible for synthesizing proteins in the ribosomes. The ribosome consists of structural RNAs, ठीक है, and इतना type of proteins. In its inactive state, it exists at two subunits, a larger subunit and a small subunit. When the small subunit encounters an mRNA, the processes of translation of the mRNA to proteins begins. दिख रहे हैं, इनिशिएशन में स्मॉल सब यूनिट आता है। देयर आर टू साइट्स इन द लार्जर सब यूनिट, देखा आपने लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लार्जर सब यूनिट में ये साइट्स होते हैं पी एंड ए, या स्मॉल में तो आप कहेंगे लार्जर में, क्योंकि एनसीईआरटी साफ तौर पे मेंशन करती है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको इनिशिएशन वाली बात समझ में आ गई होगी और नोट पॉइंट वाली बात समझ में आ गई होगी। प्लीज़ क्लास के साथ आप अपने नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें, है ना। नाउ अब आती है आपकी सेकेंड स्टेप, दैट इज इलोंगेशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप डन, अब आती है इलोंगेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा? इलोंगेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एमआरएनए था, ठीक है, तो ये है 5' ये है 3', ये एमआरएनए है। ठीक है, अगर हम कायदे से बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर AUG है, ये तो होना ही चाहिए, स्टार्टिंग कोडोन है। यहाँ पर हम स्पेस जानबूझकर ले रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज इसके बीच में स्पेसेस नहीं होते, लेकिन हम जानबूझकर ले रहे हैं ताकि आपको कोड करके आपको बता सके। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर जेनेटिक कोड्स इस तरीके से हैं, ठीक है, और यहाँ पर आ गया एक स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन यहाँ पर है, वो मान लीजिए आपका, ये स्टॉप कोडोन के लिए हमने एक तरीका भी बताया था, यू 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 लिख दीजिए, एक बार नीचे से आग लगा दीजिए और एक बार ऊपर से आग लगा दीजिए, यही है स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर भी कुछ कोडोन्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब आपने कहा कि ये तो स्टार्ट की कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन है, ठीक, यहाँ पर मुझे मिथ्योनिन आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? मिथ्योनिन।
यहाँ पर मान लीजिए कि जी है, तो जी के अकॉर्डिंग मुझे क्या आना चाहिए? मुझे आना चाहिए ग्लाइसिन। यहाँ पर मान लीजिए कि यू है, तो यू के लिए मेरे पास आना चाहिए फिनाइल एलानिन, ठीक है? यहाँ पर मान लीजिए अगेन से जी है, तो फिर से ग्लाइसिन आना चाहिए, और मान लीजिए यहाँ पर फिर से यू है, तो फिर से फिनाइल एलानिन आना चाहिए, और यहाँ पर आपका स्टॉप कोडोन कोई भी इनमें तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब मुद्दे की बात ये है कि मेरा ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है जो इनसे बना है, इससे मेरा फिनाइल एलानिन, इससे ग्लाइसिन, और यू से फिर से मेरा फिनाइल एलानिन, ठीक है? ऐसा बनना चाहिए, और अल्टीमेटली यहाँ पर मेरी मुलाकात किससे हो रही है? स्टॉप कोडोन से, जो अल्टीमेटली इसको टर्मिनेट कर देगा। अब मुद्दे वाली बात वो ये कि स्टार्ट कोडोन के यहाँ पर इसके पहले भी आप कुछ रीजन देखते हैं जहाँ जेनेटिक कोड है, और स्टॉप कोडोन के बाद में भी देख रहे हैं जहाँ की कुछ जेनेटिक कोड्स हैं, लेकिन इनका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट के पहले हैं टुवर्ड्स 5' एंड, और इनको हम बोलते हैं यूटीआरस, इनको भी हम बोलेंगे यूटीआरस। तो पहली चीज यूटीआरस हैं क्या? ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं। कहाँ प्रेजेंट है? स्टार्ट के पहले यानी कि टुवर्ड्स 5' एंड, और स्टॉप कोडोन के बाद में यानी कि 3rd' एंड की तरफ। ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, लेकिन ये इनके ट्रांसलेशन के लिए इफिशिएंटली हो जाए इसके लिए इनकी ज़रूरत है। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास अब तक हम इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, तो इलोंगेशन में अब तक हमारे पास एमआरएनए है ही, ठीक है? एमआरएनए है ही हमारे पास, और हमने देखा कि एमआरएनए के लिए ऐसे रिस्पेक्टिव में हमारे पास ये मान लीजिए कोडोन है, हमारे स्टार्ट भी हो चुका है। तो अब हम इलोंगेशन की अगर हम बात करें, तो अगर मेरा ये एमआरएनए था और ऐसा मेरा अमाइनो एसिड बनने की रिक्वायरमेंट है ऐसी, क्योंकि यही एमआरएनए हमारे पास आया है, स्टार्ट हमने कर दिया था। अब हम देखेंगे कि हम इलोंगेट कैसे कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वही कोडोन हम फिर से लिख दें कि मान लीजिए यहाँ पर AUG है, AUG, और यहाँ पर आपने क्या कहा था? UUU है ना? UUU जो कि फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, ये है आपका राइबोसोम, ठीक? ये है आपका लार्जर राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट। तो ये है लार्जर सब यूनिट, ये है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक? यहाँ पर आपने कहा कि tRNA आ गया था, ठीक? और ये tRNA यहाँ क्या लेकर आया था? यहाँ tRNA मिथ्योनिन को लेकर आया था, क्योंकि AUG के लिए क्या चाहिए? मिथ्योनिन। तो ये 3rd प्राइम पर मिथ्योनिन लेकर आया था। और आपने पहले भी बोला कि स्टार्टिंग में हमेशा 2 tRNA आएंगे, एक tRNA P साइड पर और एक आएगा A साइड पर। तो ये रहा दूसरा tRNA, ठीक? और यहाँ यू के लिए कौन सी एमाइनो एसिड आनी चाहिए? फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन ये लेकर आया है, ठीक? ये रहा P साइड और ये रहा A साइड, ठीक है? अच्छा, यहाँ से इनिशिएट आपका हो गया था। अब जब इनिशिएट हो गया था यहाँ पर, ठीक है, और बाकी के कोडोन्स तो अभी है ही, बाकी के कोडोन्स तो कहीं नहीं जा रहे, ये बाकी के कोडोन्स हैं ही इस आरएनए पर। हमने जानबूझकर 3-3 के बीच में गैप दिया है ताकि आपको समझा सके, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है? नाउ अब हमने ये देखा कि इन इलोंगेशन स्टेप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो मिथ्योनिन है ना, ये मिथ्योनिन ये यहाँ पर छोड़कर जब निकलेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर फिनाइल एलानिन, यहाँ पर फिनाइल एलानिन, अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एक ही एमआरएनए पर, ये सिंगल एमआरएनए है, इस सिंगल एमआरएनए के ऊपर, एमआरएनए इसके ऊपर ये पूरी राइबोसोम की सेट स्लाइड करेगी, इस तरफ आएगी, मूव करती जाएगी। अब आप खुद सोचिए, जैसे आप एक बुफे सिस्टम में जाते हैं और वहाँ पर आप अपना फूड ले रहे हैं, तो मान लीजिए आप जो भी फूड ले रहे हैं और पूरे चेन में लोग लगे हुए हैं लाइन से, तो जैसे जैसे आगे के लोग शिफ्ट कर रहे हैं, खाना तो वहीं पर है, फूड वहीं पर है, लेकिन आप शिफ्ट कर रहे हैं। आप जैसे ही शिफ्ट कर रहे हैं, आप अपने फूड के जो भी रेसिपी है उससे अगले वाले में चले गए। ठीक वैसे ही एमआरएनए फिक्स है, लेकिन उस एमआरएनए के ऊपर ये राइबोसोम स्लाइड करेगा, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन,
ठीक है, यानी कि राइबोसोम स्लाइड करता है, एमआरएनए इज फिक्स्ड और ट्रांसलोकेट करेगा तो ये जो है, ठीक है, इसको मिथ्योनिन और फिनाइल एलानिन, अब जो पी साइट है अब वो तो बाहर निकल गया ई की तरफ, और जो ए है अब वो कहाँ आ जाएगा, अब वो चला जाएगा पी की तरफ, और नया वाला अब आ जाएगा यहाँ, यानी जैसे ही स्लाइड करेंगे पूरी की पूरी सिस्टम अब इस तरफ आ जाएगी। तो अगर आप देखें कि क्या इलोंगेशन में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो इलोंगेशन की बात कर रहे थे हम। इन इलोंगेशन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ अनदर चार्ज टीआरएनए कम्स एट ए साइट आया, ठीक है, और इस तरह से यहां पर एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो एंजाइम होती है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो ये सारा काम करवाता है। जो एंजाइम है वो कौन सा है, पेप्टिडाइल पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ये क्या करता है, यही ये पर कहाँ पर, नाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस विच इज हेल्प बाय टू चार्ज टीआरएनए। ये जो दो दो चार्ज टीआरएनए जो पास पास आए हैं, एनसीईआरटी कहती है कि ये फेवर करेगा इनके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। कौन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये एंजाइम, ये एंजाइम हेल्प करता है, हेल्प्स इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, हेल्प्स इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। आई थिंक अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। और एक चीज़ और आपको नोट में लिख लीजिए यहाँ पर, ये आपने एक बार जब आरएनए पढ़ रहे थे तब आप पढ़ रहे थे इस बात को कि प्रोकैरियोट्स अगर है, ये बात नीट में आती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आपने कुछ आरएनए आर राइबोसोम्स पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें आपको 23S जो आरएनए है ये, और यूकैरियोट में 28S जो होता है वो, ये जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, और ये भी, ठीक है। तो 23S प्रोकैरियोट्स में, 28S यूकैरियोट्स में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट स्टेप। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या आपका बाकी है, ये देखें। अगर आपने देखा कि यहाँ पर एक एमआरएनए आ चुका था, ये एमआरएनए था 5-3-, यहाँ पर AUG था सपोज, और यहाँ पर सपोज कि UUU है। यहाँ पर आपने कहा कि स्मॉलर सब यूनिट आ गए हैं राइबोसोम के, और यहाँ पर लार्जर सब यूनिट राइबोसोम के हैं, ठीक। पहले कंडीशन में यानी कि इलोंगेशन में आपने ये देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये टीआरएनए आया है मिथ्योनिन लेकर, यहां पर एक टीआरएनए आया है फिनाइल एलानिन को लेकर, क्योंकि यू के लिए क्या चाहिए, फिनाइल एलानिन। अब देखिए, अब यहां पर यहीं पर आ जाता है उस एंजाइम का रोल, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ये क्या करेगा, ये एंजाइम ये इस मिथ्योनिन और इस फिनाइल एलानिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, यानी कि क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जब चार्ज टीआरएनए पढ़ा था तो आपने कहा था टीआरएनए ऐसा है, यानी कि ये चार्ज टीआरएनए है, तो इसके इस जगह पर मान लीजिए ये फिनाइल एलानिन आ रहा है, फिनाइल एलानिन का ये तो एक NH2 ग्रुप तो फ्री रहेगा ना, क्योंकि COH के साथ इसने बॉन्ड बनाया था, याद कीजिए आप, यहाँ पर पढ़ा था आपने,
यहाँ पढ़ा था, है ना? तो आप देख रहे हैं ये NH2 तो ग्रुप फ्री है, ठीक? तो उसी तरह से यहाँ NH2 ये ग्रुप फ्री। नेक्स्ट आपने यहाँ पर एक एमाइनो एसिड पढ़ा, जो कि मिथ्योनिन वाला था। मिथ्योनिन वाला आपने देखा कि ये मिथ्योनिन वाला है tRNA, यानी कि यहाँ पर ज़रा-सा ऊपर बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि इसके बॉन्ड को हम पास लाकर आपको समझा सकें। अब यहाँ पर तो मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन के पास भी तो यहाँ NH2 होगा, ठीक? ये NH2 यहाँ फ्री है मिथ्योनिन वाले के साथ, यहाँ पर ये भी है फ्री, ठीक है? अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वो ध्यान में देखें। यहाँ पर होगा इस NH2 और मिथ्योनिन है, इसके साथ इसका COH था और यहाँ पर इसका मिथ्योनिन है, इसका जो कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप। यहाँ पर इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है? आपसे इतनी बायोकेमिस्ट्री कोई नहीं पूछ रहा है, बट हाँ, ठीक है, यही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। अब ये जैसे जैसे RNA उनके ऊपर स्लाइड करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि mRNA तो अपनी ही जगह पर है, जैसे जैसे mRNA तो वहीं पर है। और क्या होगा यहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ पर एक mRNA है पहले से ही, जिसकी ट्रांसलेशन चल रही है, ठीक है, AUG की मिथ्योनिन हो चुकी, ठीक, इसकी फिनाइल एलानिन हो चुकी UUU। अब ये स्लाइड करता जा रहा है, मान लीजिए अब ये UUU पर है, अब फिर आगे GGG मिल गया, ठीक है, आगे और भी हैं, तो अब ये UU की कहानी खत्म हो गई, अब ये स्लाइड होकर आ गया यहाँ, यानी कि जो UUU पहले A साइड पर था, अब वो P साइड पर आ गया, अब ये राइबोसोम यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या होंगे, अब ये एक tRNA जो कि इसके अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, वो यहाँ आ गया, इसके अकॉर्डिंग जो एमाइनो एसिड लेकर आ रहा है वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ देखें कि ये फिनाइल एलानिन का ये तो पहले से ही था, ये अब लेकर यहाँ से निकलेगा, यहाँ कोई अब tRNA नहीं आ रही, ये स्लाइड होता जाएगा और सारे tRNA सिर्फ A साइड पर ही आएंगे, कोई भी tRNA अब P साइड पर नहीं आएंगे, ये जो पहले से लगा हुआ था वो स्लाइड होकर निकलता जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक। UTR के बारे में आपको समझ में आया कि UTR कहाँ है और कैसे हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे टर्मिनेशन की बात करेंगे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर आएगा स्टॉप कोडोन, ठीक है। स्टॉप कोडोन जैसे ही आएगा, स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, स्टॉप कोडोन होता है UUU, एक बार आप नीचे से आग लगा दें, एक बार ऊपर से आग लगा दें, इन तीनों में से कोई भी सीक्वेंस अगर यहाँ आ जाएगा उसे आप स्टॉप कोडोन बोलेंगे। और इन तीनों के लिए कोई भी एमाइनो एसिड नहीं है, क्योंकि इन तीनों के लिए कोई भी tRNA नहीं है, ठीक है, इसीलिए इस जगह पर आकर टर्मिनेट हो जाता है। फॉर स्टॉप कोडोन या फॉर टर्मिनेशन स्टॉप कोडोन्स मस्ट बी एट A साइट, है ना, कोई भी tRNA यहाँ पर स्टॉप कोडोन के लिए नहीं है, ठीक। ऐसे फिर ये हो जाता है इसकी टर्मिनेशन। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि ये हुआ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इस पर एक बेस्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर टोटल एमाइनो एसिड अगर 10 है, ठीक है, अगर 10 टोटल एमाइनो एसिड्स हैं, इफ टोटल एमाइनो एसिड्स आर 10, ठीक, तो आप ये बताइए कि फिर टोटल कम से कम मिनिमम टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होने चाहिए, कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। सो फॉर टोटल, इफ टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स आर 10, देन हाउ मेनी मिनिमम न्यूक्लियोटाइड्स मस्ट बी, न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड, ऐसे हम लिख देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड। तो इस पर देखिए 10 के लिए तो 10 गुना 3,
यानी कि 30 न्यूक्लियोटाइड्स तो मुझे चाहिए इस 10 अमीनो एसिड को बनाने के लिए, क्योंकि जेनेटिक कोड्स ट्रिपलेट्स होते हैं और मुझे 3 और ऐड करना पड़ेगा। आप कहेंगे ये क्यों ऐड करना पड़ेगा? ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप कोडॉन्स भी चाहिए, लेकिन इनके लिए अमीनो एसिड तो बना नहीं, तो स्टॉप कोडॉन के लिए चाहिए, तो टोटल आंसर हो जाएगा 33 यानी कि 33। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी और ये था पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब अगर हम एनसीईआरटी पर चलें, देखिए यहाँ पर मेंशन किया है 23S rRNA। ठीक, बैक्टीरिया के केस में यानी कि प्रोकैरियोट्स में कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, राइबोजाइम फॉर्मेशन ऑफ हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यूटीआर का जिक्र किया गया है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहाँ पर हैं इसकी भी बात की गई है कि स्टार्ट कोडोन के पहले एंड टर्मिनेशन के बाद में, यानी कि थर्ड एंड के बाद में भी हैं, और ये इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपने अभी देखा। उसके बाद हमने फॉर इनिशिएशन राइबोसोम्स बाइंड्स टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडोन एयूजी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय इनिशिएशन टीआरएनए, जो मिथ्योनिन लेकर आ रहा है। और इसी तरह हम पूरा का पूरा इस तरह से अगर हम देखेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की, पूरी की पूरी एक एक करके वही चीज़ें आएंगी। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई, आपको ट्रांसलेशन समझ में आया। एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर कर लीजिएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कोई डाउट होगा, अगर कोई ऐसी एग्ज़ाम आपके पास में है जिसमें कि बायो के कुछ कंटेंट्स आ रहे हैं, तो आप उसका उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें। उसके लिए एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। होप्स वो अच्छी चीज़ लगी आपको। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, ख़राब लगे तो ख़राब बताइए, बट ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए कि कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।